नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। हमारा नेशनल चैनल भारत सरकार ने बंद करा दिया, तो आजकल यूपी पर आप हमारी ये खबरें सुन रहे हैं। नेशनल चैनल इंडिया में बंद है, पूरी दुनिया में बाकी लोग देख रहे हैं। आज हम दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक जी से तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और मुझे बड़ी हंसी आ रही है सरकार पर। हमारी तेज तर्रार एंकर है फिजा के इंस्टाग्राम रील तक को प्रतिबंधित कर दिया भारत सरकार ने। उससे ये पूछ दिया था सिर्फ केवल कि 4 PM बंद क्यों है। पता नहीं सरकार क्यों डरती है। मलिक साहब से पूछा मैंने कि ईरान की जो हिम्मत है, एक आदमी शहीद होता है 10 लोग सामने आ जाते हैं, ये हिम्मत आती कहां से है? और क्या ये ट्रंप के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी? ट्रंप की दुकान बंद हो जाएगी। साथ ही असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस को ला ला के बीजेपी में, कांग्रेस के नेताओं को ला ला के बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। बीजेपी बचेगी या पूरी कांग्रेस पार्टी हो जाएगी? बढ़िया बातचीत है, चलते हैं सीधा केपी मलिक जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारा नया ब्लॉग है जिसपे मैं आजकल बात करता हूँ, ये आप देख रहे हैं जज संजय। मेरी मदद करिए, आजकल मेरे मन की बातें क्या क्या है ये इस ब्लॉग पे सुनिए। 4 PM के साथ साथ आप यूट्यूब पे जब जज संजय डालेंगे आएगा, उसको भी सब्सक्राइब करिए। चलते हैं मलिक साहब के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब। हार्दिक अभिनंदन आपका, स्वागत आपका। धन्यवाद संजय जी, आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। मलिक साहब, मैंने पढ़ा है, मुझे चूंकि पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने करबला की जंग पढ़ी है और मैं सोचता था कि वो क्या जज्बा होता होगा, वो क्या बहादुरी होती होगी। जंग के मैदान में लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। मैं ईरान में देख रहा हूं, एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। एक तरफ अपनी ताकत का, अहंकार का सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण है कि आप बच्चियों के यौन शोषण कर रहे थे, आपको उससे बचना था तो आपने युद्ध कर दिया। दूसरी तरफ ईरान में है, एक आदमी मरता है, 3 आदमी सामने आ जाते हैं कि हम मरने को तैयार हैं। सबको पता था कि जिस तरह वो सार्वजनिक रूप से घूम रहे हैं, वो नेतन्याहू की तरह नहीं है कि बंकर में छुप के बैठ जाए, पता नहीं हो कि जिंदा हो या नहीं हो। आपने मार दिया, लेकिन आज फिर उस ईरान के हौसले सामने हैं, दुगनी ताकत से वो इजराइल पर हमला कर रहे हैं। क्या लगता है मलिक साहब, ये ताकत, ये हिम्मत ईरान के लोगों में कहां से आती है कि वो अमेरिका के पसीने छुड़ा दें? ट्रंप का सिंहासन डोलने लग रहा है, ट्रंप के यहाँ इस्तीफे होने लगे हैं। क्या लगता है कि ये युद्ध ट्रंप की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी? और इस हिम्मत के बारे में जरा मुझे विस्तार से बताइए कि ईरान के लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आई तो आई कहां से? संजय देखिए, आज जो ईरान का, इजराइल का और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, आज उसका 19वां दिन है। काफी लंबा अरसा होता है। अमेरिका एक्चुअली ईरान को भी वेनेजुएला समझ रहा था और वो गलतफहमी उसके दिमाग में थी कि हम इनको डरा के और एकाएक जो है कब्जा ईरान पे उसी तरीके से कर लेंगे। और इस बात को एक्सेप्ट किया है अमेरिका के जो रणनीतिकार हैं, अमेरिका के जो बहुत बड़े अधिकारी हैं, जो ट्रंप की टीम में थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है कल। और उन्होंने ये लंबा चौड़ा पत्र लिखा है इस्तीफे में। उन्होंने कहा है कि हमें नहीं लगता कि ईरान जो है फिलहाल हमारे हमें ईरान पर हमला इसलिए कर देना चाहिए था कि ईरान के कोई खतरे हमें नजर आ रहे थे और उसके इरादे ऐसे थे कि वो अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचा सके। ये जो ट्रंप साहब ने फैसला लिया है, ये इजराइल के दबाव में और यहाँ की जो तेल की लॉबी है, अमेरिका की जो लॉबी है, उसके दबाव में कहीं ना कहीं दिया है। और ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि लिहाजा मैं इस्तीफा देता हूं और मैं इस टीम का हिस्सा नहीं हूं। और वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, आप ये समझ लीजिए। तो उस पर ट्रंप बचकाना बयान देते हैं और कहते हैं वो तो डरपोक है, कमजोर है। अच्छा, अभी तक आपकी टीम में थे, वो बड़े मजबूत थे, बड़े राजनीतिज्ञ थे, बहुत पहलवान थे, योद्धा थे। और जैसे ही उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और उनको लगा कि हम गलत कर रहे हैं, वो जो है कायर हो गए, कमजोर हो गए। तो ये जो ट्रंप जिस तरह से बचकाना हरकतें कर रहे हैं, उसका रिजल्ट उनके सामने है। और संजय जी, अमेरिका में भी हमारी भी 2-4 लोगों से बात होती है, वहां पे भी जो आम जन है उनका मानना ये है कि देश का जो आवाम है अमेरिका का, वो भी कहीं ना कहीं इस फैसले के उलट है। वो ट्रंप के फैसले को बहुत सही फैसला नहीं मान रहा है। अब बात अगर आप ईरान की करते हैं, ईरान में जिस प्रकार से
बहुत बड़े रणनीतिकार थे और जिस तरह से इजराइल की तरफ से हमले चल रहे हैं उनका जवाब देने के लिए सारी रणनीति तय करते थे। जो अभी ये अली लारीजानी जो हेड बने थे, उनको कल उनके बेटे को और उनके साथ में मिसाइल दागी गई है, वो अपने बेटे के साथ में थे और 2 जनाजे आज इजराइल से वहां ईरान से निकले हैं। और वो भीड़ को और जज्बे को देख के लगता है कि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। और हमने संजय जी चर्चा की थी पिछले दिनों कि ईरान में 4th लेयर 5th लेयर तक लाइन बनी हुई है कि मेरे बाद कौन, अगर मैं जाता हूं तो मेरे बाद कौन। आपको पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के बाद दूसरे खामनेई आ गए और उनके ये खास सिपे सालार थे अली लारीजानी, जिनका जो है इंतकाल हुआ है कल। और तीसरी लाइन के आदमी बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। तो ईरान के जो हौसले हैं वो बुलंद दिखाई देते हैं और ईरान इस चीज को लेके आगे बढ़ रहा है और ईरान ने त्राहिमाम शुरू कर दिया है। ईरान जो है, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जो अमेरिका के सहयोगी हैं, उनकी हालत खराब करके रखी है। और आप ये देखिए ईरान का सटीक कि इराक में जो एम्बेसी है अमेरिकन, जो अमेरिका ने अपना केंद्र बना रखा है, उसमें मिसाइलें दागी जा रही है, जबरदस्त मिसाइल दागी जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका कहीं ना कहीं पस्त हो गया है और ईरान के हौसले बुलंद हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के पास उस तरह की कोई चीज होने वाली नजर हमें नहीं आ रही है। लेकिन हमें थोड़ा सा आज इस बात का संतोष है कि भारत ने जो दवाइयां हैं और स्वास्थ्य का सामान है, वो सहायता ईरान को भेजी है और वो ईरान पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि भारत के लोगों की जो मानवता की विचारधारा है वो कम से कम ईरान के लोगों तक पहुंची है। तो इस बात का हमें बड़ा संतोष है और हमें लग रहा है इसके लिए हमें मोदी जी भले ही कुछ बयान ना दें, भले ही सांत्वना ना दें, लेकिन इन्होंने जो कार्य किया है इसके लिए मुझे लगता है कि उनको बधाई देनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने सोचा है। लेकिन यही बात जब इजराइल को और उनके आका ट्रंप को पता लगती है तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया होगा वो आप देख लीजिए। जी, क्या लगता है आपको कि जब पाकिस्तान हमला करता है काबुल पे, 400 450 बेगुनाह मारे जाते हैं, भारत निंदा करता है, करना भी चाहिए। दुनिया में कहीं भी किसी बेगुनाह पे अत्याचार हो तो विरोध करना चाहिए। लेकिन जब ईरान में 250 बच्चियों को बेकसूर बच्चियों को निशाना बनाता है इजराइल और अमेरिका, तब भारत निंदा नहीं करता। तो ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि भारत जैसा ताकतवर देश जो हमेशा दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था, वो ऐसे मौके पे खामोश हो गया, ऐसे मौके पे बोल नहीं पा रहा। तो क्या ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपने देश के लिए ये एक नुकसानदेह पॉइंट साबित होगा? अभी संजय जी पिछले दिनों आपने सुना था एक टीवी के कार्यक्रम में ईरान के प्रतिनिधि ने चैनल पे बोला था कि भारत का जो रिएक्शन है ईरान पे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम भारत की मजबूरियां समझते हैं और भारत का आवाम और भारत के अधिकतर लोग युद्ध नहीं चाहते हैं और वो ईरान के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं और वो जो सरकार का जो निर्णय है उसके साथ नहीं है। तो ये जताता है कि ये बात कहीं ना कहीं ईरान को भी पता है। ईरान भी जान रहा है कि भारत आज दबाव में है, भारत की लीडरशिप कहीं ना कहीं दबाव में है, इसलिए वो इस तरह का आचरण कर रही है। दिल से भारत ईरान के खिलाफ नहीं है, ये बात ईरान भली भांति जानता है। रही बात आलोचना करने की और इस तरह की सांत्वना देने की कि भाई अफगानिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान ने जो हमला किया, पाकिस्तान की अलग ही लड़ाई चल रही, बड़ा देश है पाकिस्तान भी, संपन्न देश है। पाकिस्तान से बड़ा देश कोई हमें लगता तो है नहीं कि इस्लामिक कंट्री में सबसे बड़ा देश पाकिस्तान है, खुशहाल देश है, तो वो भी कब्जाना चाह रहा है अफगानिस्तान को। तो वो अगर हमला करता है, उसका हमला ये देखिए कि अस्पताल पे हमला करता है, उसको कोई और जगह नहीं मिली। अगर करना ही था उसको तो सचिवालय पे हमला करता, वहां की लीडरशिप पे हमला करता, वहां के किसी औद्योगिक केंद्र पर हमला करता। अस्पताल पे हमला करके, जहां उन लोगों का इलाज चल रहा है कि जो नशाखोरी करते हैं या मेंटली अपसेट है, उन लोगों के अस्पताल पे हमला करके पाकिस्तान ने एक हिसाब से तो उसकी समस्या कम ही कर दी है अफगानिस्तान की।
तो इस हमले का क्या मतलब है, हमारी समझ में ये नहीं आया है। खैर ये बड़ा इश्यू नहीं है, भारत में हमला कोई भी हो, मौत किसी की भी हो, दुखद होता है, और उस दुखद की निंदा अगर भारत कर रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू वाली जो बात है वो यहाँ लागू होती है कि आप अफगानिस्तान के लिए बड़ी चिंता कर रहे हैं और ईरान के लिए आप चिंता नहीं कर रहे हैं, जो आपका बरसों पुराना दोस्त है, जो आपको भारतीय मुद्रा में सस्ते दामों में तेल देता रहा है, जिसके हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं, उसके लिए अगर इस तरह का हमला होता है और छोटी छोटी बच्चियां अबोध बालिका मारी जाती है, हम उस पर निंदा भी नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि भारत के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी समझिए। मलिक साहब, गजब है। लोग तो कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में नाम की वजह से ये युद्ध हुआ, और एप्स्टीन फाइल का डर इतना है कि हमने चंद सवाल पूछ लिए थे तो हमारा नेशनल चैनल बंद कर दिया गया। हम तैयारी कर रहे हैं, पहली बार नहीं हुआ है ये, दूसरी तीसरी बार चैनल बंद किया गया, कोर्ट जाएंगे हम। लेकिन मजे की बात ये, हमारी बहुत तेज तर्रार एक एंकर है फिजा, उसके इंस्टाग्राम पे 3,000 के सब्सक्राइबर थे, बढ़ते 90,000 अचानक हो गए। लाखों लाखों लोग उसकी रील देखते हैं। उसने एक रील बनाई कि साहब कि आखिर 4 PM को कैसे बंद किया गया, सरकार ने उसकी रील तक बंद करा दी। सोचिए आप, एक एंकर की, फिजा की इंस्टाग्राम की रील बंद करा दी। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सारी कार्रवाइयां 4 PM से क्यों इतना डर लगता है 4 PM से, क्योंकि मलिक साहब यहाँ पे आके बड़े बुलंदी से अपनी आवाज कहती हैं, डरती क्यों है सरकार 4 PM से, क्या लगता है आपको? नहीं संजय जी, सरकार जो है वो 4 PM से नहीं डर रही है। सरकार 4 PM के जो प्लेटफार्म है और उस प्लेटफार्म पे जो हकीकत बयां हो रही है, जो सच्चाई सामने आ रही है, सरकार उससे डर रही है। और सरकार ने जिस तरह का निर्णय लिया है कि 4 PM को बंद करने का मतलब वो ईरान की लड़ाई की तरह है। जैसे इजराइल खामनेई को मार के सोच रहे हैं कि हो गया काम, ऐसे ही ये सोच रहे हैं कि 4 PM को बंद करके हो गया काम। इनको ये नहीं पता है कि जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो वो दर्शकों की इच्छा और ज्यादा देखने की होती है कि ऐसा क्यों हो गया। तो वो चैनल की भी लोकप्रियता बढ़ती है और चैनल पे जो लोग हैं जो सच बोल रहे हैं उनकी भी लोकप्रियता बढ़ती है। क्या सच बोलना सबके बस की बात है? सच के लिए बोलने के लिए कितना त्याग चाहिए, कितनी दुश्वारियां और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, ये तो उनको नहीं पता है ना। तो ये हकीकत जब लोगों तक पहुंचे, सच्चाई लोगों तक पहुंचे। देखिए संजय जी, चाहे सरकार हो और चाहे विपक्ष हो, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं दोनों को लपेटने। तो इसलिए हमारा तो जज्बा यही रहेगा, हम तो इसी तरह से करेंगे। एक 4 PM बंद करेंगे, दूसरा 4 PM चालू होगा, तीसरा 4 PM चालू होगा। वो हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते और हमारी सच की आवाज है। हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना, हमें कोई मोदी जी के खिलाफ नहीं लड़ना, योगी जी के खिलाफ नहीं लड़ना। वो लड़ने के लिए तो आपस में ही लड़ लेंगे वो योगी जी और मोदी, क्योंकि उन्हीं को PM CM बनना है। हमें आपको तो PM CM बनना नहीं है। हमें तो हकीकत बयां करनी है, हमें तो जनता के हितों की रक्षा करनी है, हमें तो जनता के सवाल उठाने हैं। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो जल मंत्री हैं उनको अमित शाह जी ने बुला के कहा कि भाई ये क्या चल रहा है, जो टंकियां जो है बनने से पहले ही गिर जा रही हैं, सूखी टंकियां हैं, और वो टंकियां इतना रो रही हैं कि रोने के जो आंसू हैं वो नलके में से निकल रहे हैं बाहर, उसको लोग जो है बाल्टी भर ले रहे हैं उससे। तो आप क्या कर रहे हैं? तो अगर ये बात हम जैसे लोग नहीं बताएंगे जनता को कि ऐसी ऐसी टंकियां बन रही हैं कि पानी भरने से पहले ही टूट जा रही हैं, और एक अंग्रेज थे जो पुल बना के गए थे और ऐसी इमारत बना के गए थे जो 100 साल के बाद भी खड़ी है सीना ताने, और हमारी जो है 100 दिन नहीं चल पा रही है। तो ये बात हम क्यों ना रखें जनता के सामने, क्यों ना जनता को बताएं? तो हम तो जनता को बताते रहेंगे, और हमारे लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। हम विपक्ष को भी इतना ही जो है झिझोड़ते हैं और इतना ही हम सत्ता को करते हैं। सत्ता को ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि सत्ता की जिम्मेदारी है, सत्ता का काम है। भाई अगर कई लोग हमें कहते हैं कि आप कांग्रेस को कुछ नहीं कहते, कांग्रेस को तो हम कह रहे थे पहले, और कांग्रेस तो बाहर है 10-12 साल से, कांग्रेस आएगी उसको भी कहेंगे। कांग्रेस ने कुछ गलतियां की हैं, इसीलिए तो कांग्रेस को हटा के आपको लाए हैं, और आप भी वही गलतियां कर रहे हैं, तो आपको भी रसातल में जनता भेजेगी फिर। तो हम तो आपको जगाने के लिए बात करते हैं, और हमारा जगाना, हमारा कड़वी बात कहना अगर आपको बुरा लगता है तो इसमें हमारी गलती नहीं है, वो आपकी सोच की गलती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बात भारत की राजनीति की करूंगा कि असम में चुनाव आ रहे हैं,
और भारतीय जनता पार्टी को फिर लगने लगा है कि अपने नेताओं से तो चुनाव जीता नहीं जा सकता, फिर से कांग्रेस के नेताओं को लेकर आए। संघ भी क्या सोचता होगा कि कौन सी भारतीय जनता पार्टी बनी है कि पूरी दूसरी कांग्रेस बना दी, कांग्रेस से ला ला के बीजेपी के अंदर भर दिए। क्या बीजेपी के अंदर ऐसे नेता नहीं हैं पार्टी के अंदर जो चुनाव लड़ा सके, जिता पाए? पूरी पूरी कांग्रेस है। तो जो कहते थे कि विचारधारा की बात है, विचारधारा की लड़ाई है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और वो जो है कुछ दिनों बाद वो लोग शामिल हो जाते हैं। जैसे इतने मजेदार मजेदार खबरें आती है, जैसे आज मैं देख रहा था कि आप ये देखिए खबर है नवभारत की, 400 करोड़ के घोटालों के आरोप में फंसे भाजपा विधायक। पूछिए आप, छोटा मोटा घोटाला नहीं होता, 400 करोड़ का। अब तक तो कांग्रेस के लोग फंसे थे, तो डायरेक्ट बीजेपी के लोग ही फंसने लगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस नेता की पूरी भ्रष्टाचार की किताब बना के रखती थी, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। आजकल वो बाकी कांग्रेसियों को भी ले आ रहे हैं। तो ये जो राजनीति में गिरावट है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा। दूसरा, कांग्रेस के ऊपर भी सवाल है कि वो अपने नेताओं को रोक क्यों नहीं पा रही है। हरियाणा में जिस तरह भीतरघात हुआ, बाकी राज्यों में हुआ, कांग्रेस के अंदर भी कहाँ कमी है जो इसको ठीक किया जाना चाहिए? इन दोनों बिंदुओं पे आपका क्या मानना है? देखिए संजय जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ हमें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की तारीफ करनी होगी, हम उससे बच नहीं सकते। अमित शाह अगर पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं तो उनके पास जो पन्ना प्रमुख होता है, जो तालुके में छोटा सा कार्यकर्ता होता है, जो जिले का नेता होता है, उसकी जन्म कुंडली अमित शाह की टेबल पे होती है। क्या इस प्रकार की जन्म कुंडली राहुल गांधी या उनके प्रदेश अध्यक्ष की टेबल पे नहीं होती? अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? तो यहाँ हम भाजपा की बुराई करने लगे, भाजपा की गलती बताने लगे, ये कोई ठीक बात नहीं है। सवाल मेरा ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो करेगी, शाम दाम दंड भेद करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस उससे बचने के लिए क्या कर रही है? आप ये देखिए कि अभी जब इस तरह की चर्चाएं मीडिया में चली कि बारदोली, पहले तो एक दूसरे सांसद और एक बड़े नेता कांग्रेस के हेमंत शर्मा के टच में थे और बाद में वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि जो वहां के बारदोली है तो सांसद हैं, उनकी भी चर्चा है। तो गोगोई साहब गए, तरुण गोगोई, और उनके साथ एक और नेता गए कांग्रेस के, और कहा रहे उन्होंने हम अभी बाहर निकल के आए हैं, मीडिया ने बात करी और सब ठीक है, और ये तो भाजपा की तरफ से रूमर फैलाया जा रहा है, ये है वो है, और वो सुबह जो है हेमंत शर्मा के घर पर ज्वाइन करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कृत्य कर रहे हैं, क्या इसकी खबर भी कांग्रेस के पास नहीं है? तो क्या कांग्रेस में जो कई लोग दावा करते हैं कि आत्मघाती लोग बैठे हुए हैं, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या कुछ इस तरह की चीज कांग्रेस में है क्या? वो राहुल गांधी को घेर कर बैठे हैं क्या? तो एक तो ये सवाल बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है संजय जी कि इसमें कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, क्योंकि जो सांसद ज्वाइन किए हैं आसाम में भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस के पुराने सांसद हैं। तरुण गोगोई के जो फादर थे, जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे, उस सरकार में भी मंत्री रहे हैं, सांसद भी हैं। तो कांग्रेस में उनकी छात्र राजनीति से लेकर आज तक वो कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता हैं। और ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हेमंत शर्मा उनकी भी कोई ऐसी नस जानते होंगे जिसको दबा दिया जाए और वो खुद हेमंत शर्मा के पास पहुंच जाए, क्योंकि हेमंत तो शर्मा भी तो वहीं से आए हैं, हेमंत तो शर्मा भी तो उस सरकार में थे, और हेमंत तो शर्मा भी तो पूरी जन्मपत्री जानते हैं, हेमंत तो शर्मा भी इसी शर्त पे गए। हेमंत तो शर्मा कल को कांग्रेस में नहीं आएंगे, इसकी गारंटी किसके पास है? वो भी तो पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, कोई मजबूरी में गए हैं, कोई लालच में गए हैं, कोई दबाव में गए हैं, कोई तोते के डर से गए हैं, कोई मैना के डर से गए हैं। कल को कांग्रेस का अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहती है और वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे, इस बात की तो गारंटी किसी के पास है नहीं। जो मजबूरी उनकी भारतीय जनता पार्टी में आने की है, तो ये सेम मजबूरी उनकी कांग्रेस में जाने की बन जाएगी। तो इन नेताओं के चरित्र का जिक्र करना, इन नेताओं के चरित्र पर बात करना, मुझे लगता है कि बेमानी है संजय जी। इनका कोई चरित्र होता नहीं है। नेताओं में आजकल कोई नैतिकता, कोई सिद्धांतवाद, कोई चरित्र इस तरह का बचा नहीं है। आप देखिए कि उड़ीसा में जिस प्रकार से
कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, हरियाणा में क्रॉस वोटिंग की है, तो क्या इन पर उंगली नहीं उठती है? लेकिन जब हम उनकी तल्लीनता से जांच करते हैं, वहां के पत्रकारों से बात करते हैं, तो उनका कहना ये है कि सब लोग लालची नहीं है, पैसे भी लिए होंगे लेकिन सब लोग लालची नहीं है, उनकी दूसरी नस दबा दी गई है एजेंसी के द्वारा। तो कोई ना कोई मजबूरी आपकी ऐसी है कि आप जा रहे हैं, और अगर आप जा रहे हैं और आपकी ऐसी मजबूरी है तो फिर आप नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? तो आपको नेतागिरी भी करनी है, नस भी दबवानी है और गद्दार भी अपने आप को कहलवाना है। तो ये नेताओं का चरित्र आजकल हो गया है। तो इसलिए अब राजनीति में जितना कीचड़ फैल गया है, जितना ज्यादा कीचड़ राजनीति में फैलेगा उतना कमल अच्छा खिलेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। तो राजनीति में जितना घमासान कीचड़ फैलेगा, इतना ही घमासान जो है कमल का फूल आपको खिलता हुआ दिखाई देगा। तो क्या ये कीचड़ हमारे आपके राज्य उत्तर प्रदेश में फैलने जा रहा है, या वहां पे कुछ साइकिल दूसरी चलेगी और उस पर जो है कांग्रेस और हाथी पीछे दौड़ेगा? ये भी देखने को मिलेगा आपको कुछ आसाम और वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद। जी बिल्कुल ठीक बात है। और उत्तर प्रदेश की आपने बात की है तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वहां पे पंडितों को लेकर फिर घमासान है। एक सवाल पहले आया कि अवसरवादी पंडित हुए, पता चला संस्कृत में भी इससे मिलता जुलता फिर सवाल आ गया। तो ये पंडितों के पीछे क्यों पड़ गई है सरकार, या कौन अफसर ऐसे हैं जो पंडितों को भड़का रहे हैं? और ब्रजेश पाठक के बेचारे की बड़ी मुसीबत होगी कि पंडित संभालें या सरकार संभालें। सुना है कि पार्टी के अंदर पार्टी बहुत भयंकर बवाल मच रहा है, ब्राह्मण बहुत नाराज हैं कि इस तरह सरकार में हो क्या रहा है। क्या लग रहा है ये जातियों का उफान जो है के लिए नुकसानदायक होगा, या पंडित जितना भड़केंगे उतना बैकवर्ड खुश होंगे? चल क्या रहा है, गणित का मतलब क्या है? नहीं संजय जी, आप ये देखिए कि पहले सबसे पहले तो आपके यहाँ ये शुरू हुआ था कि बटोगे कटोगे, तो ये साफ समझ में आता था भाई बटोगे कटोगे मतलब कौन बटेंगे, मतलब मुसलमान उधर हैं और हम हिंदू लोग हैं, यहाँ अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। कितनी मजेदार बात है कि देश सुरक्षित हाथों में है, हमें ये भी बताया जाता है, और हिंदू खतरे में है ये भी बताया जाता है। तो हम जैसे औसत बुद्धि वाले जो लोग हैं इसमें विवेचना नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि देश सुरक्षित हाथों में है और हिंदू खतरे में है, तो इसको कैसे करें? तो उत्तर प्रदेश में बटोगे कटोगे तो खत्म हो गया। अब नया आया है कि ठाकुर और ब्राह्मणों में बटोगे तो मामला ठीक रहेगा, दिल्ली भी टाइट रहेगा। अब अब्दुल तो हो चुका टाइट, अब दिल्ली भी टाइट रहेगा और गोरखपुर भी टाइट रहेगा। तो ये एक दूसरे को टाइट करने के लिए माध्यम बन गए हैं पंडित जी। अब पंडित जी फंस गए इधर भी और पंडित जी फंस गए उधर भी। तो ये पंडितों को ऊपर रख के कभी यूजीसी चला दे रहे हैं, कभी बाबा डंडा पिलवा दे रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी शंकराचार्य जी परेशान घूम रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अंदर की आपसी लड़ाई है, जिसमें एक बेचारा समाज ब्राह्मण समाज पिस रहा है, जो परसेप्शन बनाने में सबसे आगे रहता है। अब उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसको फुटबॉल बना के क्या कौन सा गेम उससे खेलना चाहती है। फुटबॉल का मैच खेलना चाहती है या फुटबॉल की जगह क्रिकेट मैच खेलनी चाहती है फुटबॉल बना के। तो ये उत्तर प्रदेश में है। खैर मैं संजय जी ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपदा उत्तर प्रदेश में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जिसमें फंसी हुई है, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि बड़ा नुकसान इससे होने वाला है, और उसकी परिणति आप देख चुके हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी इसको अवसर में तब्दील कर देना चाहती है। दिल्ली इसको अवसर में तब्दील ऐसा कर देना चाह रही है कि जैसे आपने देखा कि पूर्ण बहुमत दिल्ली में था मोदी जी का, पूर्ण बहुमत नहीं आया, 240 पर रुकना पड़ा, उसके जिम्मेदार योगी जी हैं। तो कहीं ना कहीं योगी जी को भी नीचे लाके पटको और बहुमत से नीचे इनको ले आओ, और नीचे लाके फिर इनको हटाओ और फिर अपना रबर स्टैंप बिठाओ, बाकी तो तोड़ ताड़ के कर ही लेंगे बहुमत तक। ये रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन सब हर चीज रणनीति से पूरी भी नहीं होती है। जिस प्रकार से दलित पिछड़ा आपसे नाराज है फिलहाल, अल्पसंख्यक आपके साथ आता नहीं है, और आप अगर ब्राह्मण समाज को बाकी समाज को भी नाराज कर दोगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ओवर कॉन्फिडेंस में आपका बड़ा नुकसान हो जाए और कहीं जो है साइकिल तेजी से निकल जाए और आप देखते रह जाए। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में, ये ईमानदारी से संजय जी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चाहे अखिलेश हो और चाहे उनके दूसरे नेता हो, उनको भी एहसास नहीं था कि इतने अच्छे नंबर उनके लोकसभा में आएंगे। वो आए,
तो क्या इसी तरह से तो नहीं होगा कि विधानसभा में भी जो सोचा ना हो अखिलेश यादव ने वो हो जाए? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की आपसी लड़ाई खींचातान जो है वो फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को दे सकती है, और भारतीय जनता पार्टी की आपदा में एक बड़ा अवसर विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बातचीत एक और चल रही है कि मायावती जी जैसे एकाएक कंबल ओढ़ के इसी में लेटी हुई थी तो मुंह बाहर निकाल दिया उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा हमारे दुश्मन रहे हैं और अब हमारे जो है ये नेताओं को हड़पना चाहते हैं। काशीराम जी को भारत रत्न देने की बात अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो अभी तक कहाँ थे ये, अपनी सरकार में इन्होंने क्यों नहीं दिया? जाहिर सी बात है राहुल गांधी भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजनीतिक दल से आते हैं, वो भी आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपदा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है और कांग्रेस की लोकसभा में कुछ सीटें बढ़ी हैं तो वो भी इजाफा चाहती है कि उसके विधायकों में कोई इजाफा हो। तो इसलिए ये राजनीति बहुत लंबी चल रही है, और ये जो पीडीए अखिलेश ने बनाया था ये सिरदर्दी भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया है। अब इसका मुकाबला कैसे भारतीय जनता पार्टी करेगी ये आने वाले समय में हमें दिखेगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आने वाले समय में हमें दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझसे बातचीत की, समय देने। ये थे केपी मलिक जी, दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक, खुल के अपनी बात कहने वाले पत्रकार, खुल के बोलने वाले पत्रकार। इन्होंने भी कहा कि अमेरिका में जो हालात हैं, भारत ने एक बड़ी चूक कर दी, बड़ी रणनीतिक चूक कर दी कि हम डर गए अमेरिका से, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।